तो अब मैं इंग्लिश में बता रही हूँ इसको कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो ऑल सेल्स रिक्वायर फूड फॉर देयर एक्टिविटी इन सम लोअर प्लांट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. All the cells of the thallus are green and are thus capable of manufacturing their own food. Therefore, in such plants, there is no need of transportation of the food from one part of the plant to another. But in most of the higher plants, the green cells are restricted to the leaves and young stems, and all the non-green cells of the plant, for example, those of roots, stem, fruits, etc., are dependent for organic food upon these green cells. एक प्रतिभा को एडमिट कर देती हूँ, गैलेक्सी को. ठीक है. Thus, the food has to be transported from green cells to non-green cells of the plant body. So, the movement of the prepared food from one organ of the plant to another is known as translocation. Transport if passive, or conduction of solutes if active. So what is translocation? Thus the movement of prepared food from one organ of the plant to another is known as translocation. Transport if passive, or conduction of solutes if active. The organic nutrients synthesized in the leaves are called as assimilates. So what is the pattern of translocation of assimilates? So the transport of assimilates shows the following patterns. First is the downward transport. Second is the upward transport, and the third is the lateral transport. तो डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? The organic food synthesized by the leaves is not retained by it, and most of it comes out of the leaves and is transported in the downward direction. The food is required by the underground root system for growth and metabolism, and the stem for the maintenance of its cells and secondary growth. So downward translocation is the most common mode of transport of organic substances. So this is about the downward translocation. Now I am sharing one slide which I shared before. कौन सी है? अपन ने क्या देखा अभी? वो भी आ गई है. अपन किसकी बात कर रहे थे? कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण. तो पौधों में क्लोरोफिल युक्त ऊतक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं. अन्य भाग या ऊतक जो क्लोरोफिल के अभाव में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं, अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए इन कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं. तो प्रकाश संश्लेषी भाग, पत्तियां, जो खाद्य पदार्थों के संभरण सप्लाई का कार्य करते हैं, सोर्स कहलाते हैं. तो लीव्स आर कॉल्ड एज सोर्स. तथा वे अंग जो उपापचय क्रियाओं के लिए इनका संचयन तथा उपभोग करते हैं, जैसे कि जड़, तना, सिंक कहलाते हैं. सिंक कहलाते हैं. ये दोनों अंग जैसे कि स्रोत, पत्ती तथा सिंक, जड़ अधिकतर पौधों में एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए सक्षम स्थानांतरण होना आवश्यक है. तो स्रोत से सिंक तक खाद्य पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों के प्रवाह को स्थानांतरण अथवा संचलन ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो भोजन का संचयन बीजों, विशिष्ट भूमिगत भागों जैसे कि रूपांतरित मूल, कंद आदि तथा जड़ व तने की काश की मृदुकी कोशिकाओं में भी होता है. तो संचय क्षेत्र से संचित भोजन विभिन्न ऊतकों को उनकी आवश्यकता के समय स्थानांतरित होता है. तो अपन बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण की दशा. तो कार्बनिक पदार्थों का संचलन पादप के ऊपरी भागों से नीचे की ओर तथा निचले भागों से ऊपर की ओर दोनों दिशाओं में होता है. इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में स्पर्श रेखीय दिशा में पार्श्व संचलन भी होता है
और कार्बनिक पदार्थों का संचलन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार स्थानांतरण की दिशा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और अब अपन बात करते हैं अबाउट द डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, नीचे की ओर स्थानांतरण, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या होता है? पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना कार्बनिक भोजन पत्तियों में संग्रहित नहीं होता है और यह अधिकांश भोजन नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो जड़ों व तने की वृद्धि तथा उपापचय में प्रयुक्त होता है। तो अप्रयुक्त अतिरिक्त भाग तने व भूमिगत जड़ों की जीवित कोशिकाओं में संचित हो जाता है और यह सबसे सामान्य प्रकार का संचलन है, जिसे वलयन प्रयोग, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड तथा फ्लोएम रस के रासायनिक विश्लेषण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इंग्लिश में अपन ने किसकी बात की थी? डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। तो अब बात करते हैं अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। तो एपाइसिस ऑफ द स्टेम्स lie above the foliage. So as much of the growth takes place there, assimilates must reach there through foliage by an upward translocation. कहने का क्या मतलब है? Apices of the stem lie above the foliage. So as much of the growth takes place there, assimilates must reach there through foliage by an upward translocation. In the deciduous plants, leaf fall occurs during the autumn and appearance of new foliage and renewal of growth in the spring. Appearance of new foliage and renewal of growth occurs in the spring in such plants is dependent on upward transport of food. So moreover, in several parts, flowers and fruits are formed above the foliage. So upward translocation can be demonstrated by girdling experiments, provided the stem above the ring is defoliated. Next, the lateral transport to cross connections between the vascular bundles is common in monocots. In dicots, such connections are not present, but the vascular bundles lie adjacent in young stem and a continuous cylinder is produced in older plants due to the secondary growth. So Zimmerman recorded little migration of assimilates from a foliated branch to a lateral defoliated branch. अब फिर मैं हिंदी में एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो कौन सी स्लाइड है ये देखना। डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन तो कर ही लिया अपन ने, तो अब मैं किसकी बात कर रही हूँ हिंदी में? आपको अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, ऊपर की ओर स्थानांतरण। तो अपन देखते हैं प्ररोह शीर्ष पत्तियों से ऊपर स्थित होता है तथा प्ररोह शीर्ष में उपापचयी क्रियाएं तेजी से होती हैं। इसलिए शीर्ष के नीचे स्थित पत्तियों से कार्बनिक भोजन का ऊपर की ओर संचलन होता है और पर्णपाती वृक्षों में वसंत ऋतु में जब वृद्धि की पुनरावृत्ति होती है तो इनमें खाद्य पदार्थों का नीचे से ऊपर की ओर संचलन होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर संचलन पर्ण रहित डिफोलिएटेड तने के वलयन प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्पर्श रेखीय स्थानांतरण, लेटरल और टेंजेंशियल ट्रांसपोर्ट। स्पर्श रेखीय स्थानांतरण, लेटरल और टेंजेंशियल ट्रांसपोर्ट। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्श रेखीय स्थानांतरण। ये क्या होता है? अक्षीय संचलन की तुलना में पार्श्व संचलन बहुत ही धीमी गति से होता है और पार्श्व संचलन विशेष रूप से उन परिस्थितियों में होता है जब भोजन संश्लेषण का स्रोत तथा उपभोग करने वाला अंग एक दूसरे के विपरीत स्थित हो। तो जॉय ने अपने प्रयोगों में पादप के एक और की अल्प विकसित पत्तियों के अतिरिक्त शेष पत्तियों को तोड़ दिया
तथा दूसरी ओर की सभी पत्तियां लगी रहने दी। इन पत्तियों में से जॉय ने एक पत्ती को कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में प्रकाश संश्लेषण कराया तथा कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव उत्पाद दूसरी ओर की अल्प विकसित पत्तियों में उपस्थित था। तो इस प्रकार स्पर्श रेखीय अथवा पार्श्व संचलन भी विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। तो अपन एक स्क्रीन की और शेयर कर रही हूँ, तो इसमें देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन, दो विपरीत दिशाओं में संचलन। तो कार्बनिक पदार्थों, एक में प्रिया को एडमिट कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों का संचलन ऊपर व नीचे की ओर साथ साथ होता है। तो मुंच एवं कौरी आदि के अनुसार प्ररूह शीर्ष के निकट स्थित पत्तियों से कार्बनिक पदार्थों का संचलन ऊपर की दिशा में तथा आधारी भाग में स्थित पत्तियों से नीचे की ओर होता है, जबकि मध्य भाग में स्थित पत्तियों से स्थानांतरण ऊपर की ओर व नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है। तो हम क्या देखते हैं कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि मुंच के अनुसार प्ररूह शीर्ष के निकट स्थित पत्तियों से कार्बनिक पदार्थों का संचलन ऊपर की दिशा में तथा आधारी भाग में स्थित पत्तियों से नीचे की ओर होता है, जबकि मध्य भाग में स्थित पत्तियों से स्थानांतरण ऊपर की ओर व नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है। तो प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि कार्बनिक पदार्थों का संचलन दोनों दिशाओं में साथ साथ होता है, परंतु ये स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि विपरीत दिशाओं में एक साथ संचलन एक ही चालनी नलिका सेप ट्यूब से होता है अथवा भिन्न चालनी नलिकाओं से होता है। तो विडल्फ तथा कौरी के अनुसार दो दिशाओं में संचलन दो पृथक फ्लोएम पूलों में होता है। इसके विपरीत अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि दो विपरीत दिशाओं में संचलन फ्लोएम की एक ही चालनी नलिका से होता है। तो ये अपन फर्स्ट यूनिट में जो बात है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब मैं बता देती हूँ what are the channels of transport of organic substances or the path of translocation. So there are two main conducting tissues present in the plant, the xylem and the phloem. So you all very well know that xylem and the phloem are the conducting tissues which are present in the plant. So previously the downward translocation was believed to take place through the phloem cells. पहले क्या मानते थे बेटा कि downward translocation took place through the phloem cells, that is through the seed tubes and the companion cells, and the xylem was believed to be concerned with upward translocation. But several experiments have now proved that the food materials produced in the leaves are translocated in the downward direction to the roots as well as in the upward direction to the phloem tissues. It is known that xylem conducts water and the dissolved salts in upward direction, and so it cannot conduct food in downward direction at the same time. The concentration of sucrose in sieve tubes is as much as 5 to 15%. So now I share again the slide in Hindi. अब देख रहे हो bidirectional. We will talk about the path of translocation. इसकी बात करेंगे स्थानांतरण का पथ। तो निम्न श्रेणी के पादपों में भोजन निर्माण करने वाली तथा संचयन करने वाली कोशिकाएं पास पास स्थित होती हैं, इसलिए इन पादपों में पोषण सरलता से
विसरण या अन्य विधियों से स्थानांतरित हो जाता है। इसके विपरीत उच्च श्रेणी के पौधों में स्रोत तथा सिंक, सोर्स एंड सिंक के मध्य दूरी अधिक होती है कुछ फुट से लेकर कई मीटर तक होती है। इसलिए इन उच्च श्रेणी के पौधों में कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण के लिए सक्षम व दक्ष तंत्र का होना आवश्यक है। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर स्थानांतरण का मार्ग ज्ञात करने के लिए अनेक प्रयोग किए, जिनसे ये सिद्ध होता है कि खाद्य पदार्थों का संचरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के माध्यम से होता है और खाद्य पदार्थों के फ्लोएम परिवहन के पक्ष में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा निम्न प्रायोगिक प्रमाण दिए गए हैं। तो पहले बात करते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, वलयन प्रयोग। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, वलयन प्रयोगों से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। एक काष्ठीय पौधे के तने से तेज धार के चाकू की सहायता से वलय के रूप में छाल उतार ली जाती है। तो अपन कहते हैं छाल संवहनी कैम्बियम के बाहर के सभी ऊतक। ठीक है, अब इस छाल में फ्लोएम भी होता है। क्या बताया कि एक काष्ठीय पौधे के तने से तेज धार के चाकू की सहायता से वलय के रूप में छाल उतार ली जाती है। इस छाल में फ्लोएम भी होता है। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि वलय के ठीक ऊपर स्थित भाग फूल जाता है, क्योंकि फ्लोएम के अभाव में खाद्य पदार्थ आगे स्थानांतरित न हो पाने के कारण यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। इसके साथ ही वलय के नीचे स्थित भाग की वृद्धि कम हो जाती है तथा जड़ें धीरे धीरे सूखने लगती हैं, क्योंकि नीचे के भागों में कार्बनिक पदार्थ नहीं पहुंचने के कारण इनकी कमी हो जाती है। यह प्रयोग पदार्थों के नीचे की ओर स्थानांतरण, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन को सत्यापित करता है। इसी प्रकार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट यूज्ड बाय द साइंटिस्ट। तो वी विल टॉक अबाउट द exudation. The following experimental evidences demonstrate that translocation of the solutes takes place to the phloem. First, ringing or girdling experiments. ये क्या था? In ringing or girdling technique, which was first used by Malpighi and repeated by Stephen Hales in 1772, a broad band of bark completely encircling the stem is removed. This also removes phloem, leaving the xylem and the pith intact. Thus, the girdling interrupts transport in phloem but has no effect on transport in xylem. In the girdle trees, carbohydrates and other organic compounds slowly accumulate in the tissues just above the girdle. Thus, it can be concluded that girdle tissue, that is phloem, is concerned with the downward translocation. In girdled plants, the parts below the girdle become starved. Hence, such plants would not survive for long. तो अपन देखते हैं, एक और स्लाइड शेयर कर लेते हैं। हाँ, ये देखना बेटा, ये अपन ने किसका देख रहे हैं? ये है वलयन प्रयोग। एक डायग्राम में देख रहे हो, छाल हटाने के तुरंत बाद तना, phloem and the bark are removed, and this is the swollen part. This is the
swollen part, मतलब बी डायग्राम में क्या देख रहे हो, छाल हटाने के कुछ समय पश्चात। तो अपन देखते हैं एक बीजपत्री तनु तथा द्विबीजपत्री तनु जिनमें उभय फ्लोएमी संवहन फूल उपस्थित होते हैं, संपूर्ण एक बीजपत्री तनु तथा द्विबीजपत्री तनु जिनमें उभय फ्लोएमी संवहन फूल उपस्थित होते हैं, उनमें संपूर्ण फ्लोएम को हटाना संभव नहीं है, इसलिए इनमें वलयन प्रयोग संभव नहीं है। तो कर्टिस ने इस प्रयोग को अन्य तरीके से स्थापित किया। कर्टिस ने दो अलग अलग पौधों से वलय इस प्रकार निकाला कि एक पादप से फ्लोएम की वलय को पृथक कर दिया तथा जाइलम को जोड़ दिया, जबकि दूसरे पादप से केवल केंद्रीय जाइलम निकाल दिया तथा फ्लोएम को छोड़ दिया। इन दोनों पौधों में वलय से ऊपरी भाग के प्ररोह को डिफोलिएटेड निष्पत्रित कर दिया गया। कटे हुए भाग को जल से भरे सिलेंडर से ढक दिया जाता है ताकि अनाच्छादित ऊतक नम रहे। वह पादप जिसमें जाइलम को हटाया गया था उसके ऊपरी भाग में तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि आधारी भाग से फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरा पादप जिसमें फ्लोएम हटाया गया था में वृद्धि रुक जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि फ्लोएम के अभाव में पादप के आधारी भाग से खाद्य पदार्थों का संवहन ऊपर की ओर नहीं हो पाता है। तो अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। इसमें अपन ने शो क्या किया है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसकी बात करेंगे अपन केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम सैप। तो एनालिसिस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम सैप shows that phloem sap is relatively rich in carbohydrates, especially sucrose and other organic compounds. The concentration of organic compounds is more during the daytime when photosynthesis takes place and relatively less during night when there is no photosynthetic activity. So the xylem sap is rich in mineral nutrients on one hand and contains only traces of organic compounds. So this is about the transport of organic substances, and tomorrow we will see the mechanism of transport. तो अपन 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं। अभी क्या हुए 1 बज के